Assalamu alaikum dear students, how are you today? You will be fine, I hope so. आज हम पढ़ने लगे हैं IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने नोमेनक्लेचर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था जिसमें हमने कॉमन नेम्स के बारे में बहस की थी, लेकिन आज हम शुरू करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, IUPAC नोमेनक्लेचर का भी एक छोटा सा बैकग्राउंड है। ये शुरू से IUPAC के नाम से नहीं है, बल्कि ऐसा था कि जब ऑलमोस्ट 1889 में एक केमिकल कांग्रेस थी जिसका नाम था इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस। एक्चुअली कांग्रेस मींस अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक ऐसी कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशन जो कि गवर्नमेंट के अंडर या किसी एक सोसाइटी के अंडर काम करती है और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। तो ये भी आपके पास केमिकल कांग्रेस थी जिसने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देना शुरू किए। दिस कांग्रेस सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1892 बट दैट वाज इनकम्प्लीट, मतलब इतना अच्छा काम नहीं हुआ। फिर उसके बाद एक और इसी तरह की कांग्रेस आई जिसका नाम था IUC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट भी बोलते हैं समटाइम्स, कुछ बुक्स में ऐसा लिखा है, और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री भी लिखा है। एनी हाउ इसने भी काफ़ी सारा काम किया और कोशिश की कि किसी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा से ज़्यादा नाम दिए जा सकें और उनके रूल्स बनाए। ये काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे, और लेकिन आखिरकार इसको हमने चेंज कर दिया, यानी इस ऑर्गेनाइजेशन को एक ख़ास ऑर्गेनाइजेशन में जिसका नाम था इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो यहाँ से सफ़र शुरू हुआ। जो हमारे पास मॉडिफिकेशंस थी पिछले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की और कुछ रूल्स थे वो यहाँ पर किए गए, और अब तक डिफरेंट रिपोर्ट्स जारी कर दी जाती हैं जिसके अंदर जो नए नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके नाम भी शामिल कर दिए जाते हैं। इस तरह नाम देना इंतहाई आसान हो गया जब हमारे पास एक सिस्टमेटिक तरीके से रूल्स भी आ गए। हम इन रूल्स के तहत आज सीखेंगे कि किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम देते हैं। इस वीडियो में जो हमारा बेसिक फोकस रहेगा वो हम कुछ इस तरह से करेंगे कि कुछ बोर्ड एग्जामिनेशन के हमारे पास क्या हैं क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस यानी नेम्स हैं या कह लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर हैं, उनको आपने IUPAC नेम देना है। और वो किस तरह देना है, कुछ ना कुछ असूल जहां वो वहां पर लगेंगे वो मैं आपको बताता चला जाऊंगा, लेकिन कंप्लीट जो आपके पास रूल्स और रेगुलेशन के एतबार से लेक्चर है वो IUPAC नोमेनक्लेचर में ही मौजूद है। यकीनन आपने उसे देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है या आई बटन में जाकर देख सकते हैं। वो ऐसी वीडियो है कि जिसके अंदर आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं और साथ साथ आपको बता भी दिया गया है कि कहां से कहां तक कितना नोमेनक्लेचर है। उसकी डिस्क्रिप्शन में आपके पास एक फहरिस्त मिल जाएगी या कंटेंट लिस्ट होगी जिसको आप थोड़ा थोड़ा करके देख सकते हैं। बहरहाल अब चलते हैं अपनी एग्जांपल्स की तरफ। हम असल में पहली जो एग्जांपल करेंगे वो एक खास क्वेश्चन से करेंगे। ये क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है और इस 5 क्वेश्चन में काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। वो पार्ट्स मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगा और साथ साथ रूल्स भी बताता चला जाऊँगा और हम नेम देना भी सीख जाएंगे। तो चलते हैं अपनी पहली एग्जाम्पल की तरफ। तो ये है हमारे पास वो पहली एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को अगर गौर से ऐसे पढ़ना चाहें CH3 CH2 CH CH2 CH3 और यहाँ पर ब्रांच है CH2 CH3, मतलब ये एक आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आपको छोटी छोटी बातें अपने दिमाग में रखनी है। वो ये कि सपोज कीजिए आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वो है जी CH4। अगर CH4 में से आप एक H निकाल देते हैं तो इसको बोलते हैं मिथाइल, यानी मीथेन से एक H निकला तो मिथाइल। तो CH3 ये क्या है, इथेन से अगर एक H निकल गया तो इसको बोलेंगे इथाइल, यानी इथेन से इथाइल। सेम टू सेम अगर हम यूं बोलें कि CH3 CH2 और CH3 ये है डी प्रोपेन, 3 कार्बन तो प्रोप और सिंगल सिंगल बॉन्ड है हर कार्बन के दरमियान तो एन, प्रोपेन। प्रोपेन से अगर एक H निकल जाए, जैसे मिसाल के तौर पर टर्मिनल H यानी आखिर से H निकल जाए तो हम इसे बोलते हैं N प्रोपाइल। भाई प्रोपेन से क्या बना, प्रोपाइल, लेकिन हम उसको अब बोल रहे हैं N प्रोपाइल। N के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं। N से मुराद आप नॉर्मल चेन ले लीजिएगा। अगर यही चीज दोबारा देखें CH3 CH2 एंड CH3, यानी ये आपके पास वही प्रोपेन है, लेकिन अब के बार हमने टर्मिनल हाइड्रोजन से
या टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन निकालने की बजाय दरमियान से एक H कम कर दिया है। अगर ऐसा हो जाएगा तो इसको बोलेंगे ये ब्रांच वाला बन गया, तो आइसोप्रोपाइल। तो अब आपको मैंने 2-3 नाम याद करवा दिए हैं, बड़े एहतियात से देखते रहेंगे। ये क्या है आपके पास, आइसोप्रोपाइल, एन प्रोपाइल, ठीक है, बाकी इथाइल और मिथाइल। एक्चुअली मैं आपको 2 बातें समझाना चाह रहा हूं यहां पर। वो 2 बातें कौन सी हैं कि देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में अक्सर आपको देखने को मिलेगा एक चेन होगी और उस चेन के अलावा भी उसके साथ कुछ ब्रांचेस लगी होंगी। जैसे मिसाल के तौर पर हम ये मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास है ये एक आपके पास चेन है और जो इसके अलावा आपके पास है दैट इज डिफरेंट ब्रांच। इस ब्रांच को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। और जो आपके पास ये चेन है जो हमने सिलेक्ट करनी है, इस चेन को हम बोलते हैं पेरेंट चेन। अब यहां पर मैं आपको चंद एक रूल समझा देता हूं। रूल ये कहता है कि आपको सबसे पहले पेरेंट चेन चुननी चाहिए। भाई ये कैसी होती है, ये कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन होती है, यानी कंटिन्यूअस कार्बन की चेन है। जैसे फॉर एग्जांपल इसके लिए आपको अपनी उंगली का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 एक एंड से स्टार्ट करेंगे और दूसरे एंड तक जाएंगे जहां तक आपकी फिंगर जा सकती है और गिनेंगे 1 2 3 4 5 5 कार्बन की चेन है। 1 2 3 4 5 यानी आप मैक्सिमम दूर जा सकते हैं, लेकिन याद रखें जहां से आपकी फिंगर गुजर जाए आप वापस नहीं आ सकते। यानी जहां चले गए एक सिरे से दूसरे सिरे तक, वहां तक आपने चेन को पढ़ना है कितने कार्बन की है। अब देखिए मैंने कहा 1 2 3 4 5 5 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 5 कार्बन की चेन है, तो आप कोई भी चेन सिलेक्ट कर सकते हैं। नेम आपका सिमिलर ही आएगा आखिर में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बात की तरफ कि अगर हमने चेन सेलेक्ट कर ली है तो इसके अलावा जो है वो क्या है, वो सब्स्टिट्यूएंट है। जैसे मैंने आपको इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम बताया है दैट इज CH3 CH2 CH3 CH2 और CH2 जुड़ा हुआ है आगे से। ये लाइन जुड़ने की या बॉन्ड की अलामत होगी कि भाई यहां से जुड़ेगा, यहां से ना जोड़ दीजिएगा कोई चीज। कार्बन सी के साथ 3 हाइड्रोजन जब लग जाते हैं और फिर एक और वो आगे जुड़ जाता है तो उसकी वजह से जस्टिफाई होती है। तो CH3 को आप यहां पे नहीं जोड़ सकते, आपको CH3 CH2 के जरिए से जोड़ना होगा। एनीहाउ ये जी आपके पास हो गया एक सब्स्टिट्यूएंट जिसका नाम है इथाइल, और ये जो आपके पास चेन है इसका नाम हम देते हैं। लेकिन हमने हमेशा नंबरिंग भी देनी होती है। नंबरिंग कुछ हम ऐसे देते हैं कि जहां से सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ता हो। नंबरिंग देनी है पेरेंट चेन को, पेरेंट चेन के एक्चुअली कार्बन को देते हैं। तो सपोज कीजिए हमारे पास पहला कार्बन कहां से स्टार्ट होता है 1 2 3, तीसरे कार्बन पर एक सब्स्टिट्यूएंट है 1 2 3 और यहां भी तीसरे कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट है। आप यहां पर बिल्कुल आजाद हैं, कहीं से भी गिनती स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैं यहां से स्टार्ट करने लगा हूं 1 कार्बन 2 3 4 और ये 5। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को नेम देते हैं और सब्स्टिट्यूएंट का नेम देने से पहले वो नंबर लिखते हैं जो पूरी चेन या पेरेंट चेन के ऊपर वो डेजिग्नेट करता है। मतलब इथाइल अगर ये है तो इसका डेजिग्नेटेड नंबर 3 है, तो आप बोलेंगे सबसे पहले 3, फिर आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट का नेम जो कि है इथाइल। कोशिश करेंगे कि पहले वर्ड का पहला अल्फाबेट बड़ा होगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट के नेम अगर पहले आता है तो वहां पर समटाइम्स सब्स्टिट्यूएंट होते ही नहीं है, तो पेरेंट नेम ही लिखना होता है। तो पेरेंट नेम में भी पहला आपको अल्फाबेट बड़ा लिखना है। 3 इथाइल, ये तो हो गया जी कंप्लीट, यानी ये सारा तो हो गया कंप्लीट। अब ये रह गई चेन। इस चेन का नाम देना है आपने इस नंबर की बुनियाद पर। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी सिखाया था और हमारे पास नोमेनक्लेचर की वीडियो में भी आपके पास मुकम्मल कार्बन की तादाद लिखी है। मैं एक बार फिर पढ़ देता हूं कि अगर कार्बन की तादाद सिर्फ 1 हो तो बोलते हैं मेथ, अगर 2 हो तो एथ, 3 हो तो प्रॉप, इसी तरह आगे चलते जाएं ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डैक। यानी कार्बन की तादाद के एतबार से हम उसको नाम दे सकते हैं। लेकिन अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आपको नजर आ रहा हो तो इन सब के साथ एन लगाया जा सकता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। अगर इसी तरीके से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इन लगा देंगे, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। और ट्रिपल बॉन्ड हो तो YNE यानी अल्काइंस के एतबार से YNE जोड़ देंगे तो बन जाएगा इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। बहरहाल थोड़ा सा रिवाइज कर दिया है मैंने, यकीनन कुछ अगर भूल गया होगा तो आपको वापस याद भी आ जाएगा। तो अब आपने पहले नाम देना है सब्स्टिट्यूएंट को, तो नाम क्या है जी 3 इथाइल, ये हो गया कंप्लीट। अब रह गया ये हिस्सा, तो 5 कार्बन की चेन है। अगर 5 कार्बन की चेन है तो आपको लिखना चाहिए पेंट, 5 कार्बन की चेन।
और इसी तरह से आपके पास देखें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड नजर आ रहे हैं, तो आप लिखेंगे एन। ये हो गया जी 3 इथाइल पेंटेन, सादा सा नेम और इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अभी आप अपनी पेंसिल उठाएं या बॉल पॉइंट और साथ जो है वो कॉपी लेकर नोटबुक लेकर उसको बेटा लिखें। जितनी दफ़ा लिखते जाएंगे उतना आपको आसानी से याद होगा। कुछ रूल्स हमने यहाँ पर बता दिए हैं कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, उसके साथ नंबरिंग देनी है, नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां से सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ता हो। तो ये वो रूल थे जो इस कंपाउंड को नेम देते हुए आपने अप्लाई किए। हमेशा सब्स्टिट्यूएंट का नेम पहले विद इट्स डेजिग्नेटेड नंबर एंड आखिर के अंदर आपको पेरेंट नेम लिखना होगा, जो हमारे पास यहाँ फिलहाल पेंटेन थी। अब चलते हैं अपने नए कंपाउंड की तरफ और उसको नाम देते हैं कि हमें देने आए हैं या नहीं। ये है जी हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी लगती है। आपने इस एग्जाम्पल को पहले खोल लेना है, मतलब आपने कोशिश करनी है कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा जाए। कंडेंस फॉर्म में लिख लें बेशक। देखें बेटा कैसे, आपने सबसे पहले कोशिश करनी है कि ब्रैकेट से बाहर जो कार्बन है उसको लिखना है। ये आपने लिख लिया और जैसे लिखें उसके बाद आप क्या करें, इस तरह 4 वैलेंसीज बना दें। यानी आप चाहते हैं कि कार्बन की 4 वैलेंसी जस्टिफाई की जा सके। तो अब देखें इस कार्बन के साथ आगे तो जुड़ा हुआ है CH2, लेकिन अब 3 वैलेंसीज कहां से पूरी करें। तो देखें CH3 3 टाइम्स है, तो आपको लिखना चाहिए 3 टाइम्स CH3 और इस तरह कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाएगी। अब चले आगे, CH2 के बाद फिर वही सिचुएशन आ गई है और कार्बन अकेला बाहर है और मैंने आपसे कहा है कि आप इस तरह कर लें, यानी 4 वैलेंसीज उसकी बनाएं। अब चारों की चारों वैलेंसी जस्टिफाई करें। तो देखिए भाई CH3 3 दफा है, तो आपको लिखना चाहिए CH3 CH3 एंड CH3। अब आप ये देखें, जो हमारे पास पहला रूल था कि आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, उसका तरीका मैंने बताया ये है कि आप फिंगर से एक एंड से चलना शुरू कर दें। 1 2 3 4 5, इसी तरह से 1 2 3 4 5, वापस नहीं जा सकते। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आप देख रहे हैं कि हर जगह से हमारे पास जो नेम आ रहा है वो 5 कार्बन के एतबार से, यानी 5 का मतलब पेंटेन आ रहा है। तो आप कोई भी चेन सेलेक्ट करें, आपकी मर्जी है। फिलहाल जो मैं सिलेक्शन कर रहा हूं वो बिल्कुल दरमियान या स्ट्रेट चेन कर रहा हूं ताकि हमारे लिए कन्वीनियंस हो। आप भी कोशिश क्या करें, जो आसान तरीका हो उसी तरीके पर चलें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए और आप नाम आसानी से दे दें, कंफ्यूजन ना हो। एनी हाउ, अब आपने नंबरिंग देनी है। नंबरिंग वहां स्टार्ट करनी है जहां सब्स्टिट्यूएंट करीब हो। 1 एंड 2, 2 पर ही सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, एक भी नहीं दो। इस तरह 1 2 यहाँ पे भी 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, मतलब सिचुएशन सेम है, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। आप जहां मर्जी से नंबरिंग दे सकते हैं। जैसे यहां से दे लें 1 2 3 4 और ये 5। अब आप ये गिन लें कि सब्स्टिट्यूएंट कितने हमारे पास 4 सब्स्टिट्यूएंट हैं जो कि चेन से हटकर हैं, मतलब चेन से हटकर कोई ब्रांच आपको नजर आने लगेगी वो सब्स्टिट्यूएंट है। अब इनको आपने नंबरिंग देनी है। जैसे मैंने आपसे कहा यहाँ पर भी कि हर सब्स्टिट्यूएंट का नंबर आपको देना होगा। जैसे यहाँ पर 4 सब्स्टिट्यूएंट है तो चारों के नंबर देने होंगे। अगर एक ही कार्बन के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं तो उस कार्बन का नंबर 2 टाइम्स रिपीट करना होगा। ये है जी यहाँ पर लगने वाले असूल जो उसके अलावा थे, जो हमने पहले एग्जाम्पल पढ़ी। तो अब देखते हैं इसको नाम कैसे देंगे। फिर रूल वही कहेगा कि पहले सब्स्टिट्यूएंट को नेम दें और फिर पेरेंट को। तो सब्स्टिट्यूएंट आपके पास कहाँ हैं, देखें गौर से। आपने मेरा फिक्रा बड़े एहतियात से समझना है। अगर ये फिक्रा या सेंटेंस आपको समझ में आ गया तो आपको नाम देना आ जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं बोल रहा हूं दूसरे नंबर वाले कार्बन पर, दूसरे नंबर वाले कार्बन पर, फिर उसके बाद चौथे नंबर वाले कार्बन पर और फिर चौथे नंबर वाले कार्बन पर क्या लगा है 1 2 3 4, 4 दफा, यानी टेट्रा। CH3 को हमने बोला था क्या, मिथाइल, यानी अगर मीथेन से एक एस निकल जाए तो मिथाइल आपको मिल जाता है। तो आप लिखेंगे टेट्रा मिथाइल। तो आप यहां पर देखें कि हमने 1 2 3 4 को उनके नंबर्स के साथ साथ लिख दिया है। अब यहां पर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो तो कंप्लीट हो गए और क्या रह गया, पेरेंट चेन। और पेरेंट चेन 5 कार्बन की है तो आखिर में आप लिख सकते हैं पेंटेन। यहाँ कुछ असूल या रूल्स हम और भी समझ लेते हैं। वो ये कि बेटा जब भी आपने नंबर को नंबर से अलग करना है तो लगाना है कॉमा, और जब आपने
किसी नंबर को किसी वर्ड से अलग करना है तो आपने छोटी सी लगानी है लाइन, जो कि कहलाएगी हाइफन। तो देखें यहाँ पे छोटी लाइन लगी हुई है और यहाँ हर नंबर को दूसरे नंबर से अलग करने के लिए एक कॉमा लगाया गया है। तो रूल ये कहता है कि नंबर्स को नंबर से अलग करने के लिए आपने लगाना है कॉमा, और नंबर को वर्ड से अलग करने के लिए लगाना है आपने एक छोटी लाइन जिसका नाम होता है हाइफन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक और रूल की तरफ, और वो रूल यहाँ पर आता है कि जब आपके पास सब्स्टिट्यूएंट की तादाद 2 या 2 से ज़्यादा हो तो आपको उसके साथ लगाना होगा डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एटसेट्रा, या आप कह सकते हैं एंड सो ऑन। लेकिन हम ज़्यादातर मतलब डाई, ट्राई, टेट्रा ही इस्तेमाल करते हैं अपने इस बुक में। तो ये है जी टेट्रा। तो नाम हो गया 2 पर यानी 2 पर या 2 नंबर कार्बन पर, फिर 2 नंबर कार्बन, एक दफा ये एक दफा ये 2 नंबर कार्बन पर, 4 नंबर कार्बन पर, 4 नंबर कार्बन पर 4 दफा क्या लगा है, मिथाइल लगा है। और ये 5 कार्बन की आपके पास चेन है, पेंटेन। ये था इसको बोलने का तरीका भी, और इसी तरह से आप समझ भी सकते हैं। अब लेते हैं एक और एग्जाम्पल। ये है वो एग्जाम्पल जो हमारी बुक में 5 या 5th पॉइंट है, और इसको हम जब हल करेंगे तो कैसे करेंगे। कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पर नहीं करूँगा थोड़ी सी, क्योंकि वो उसी से रिलेवेंट होगी जो ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँगा, तो वो आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दी गई हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन कुछ मैं आपको यहाँ पर बताता जा रहा हूँ, जो नई चीज़ें आती जाएंगी वो साथ साथ ऐड होती जाएंगी। कुछ बच्चों को इस फार्मूला को एक्सपैंड करते हुए परेशानी होती है और वो गलत कर बैठते हैं। क्या गलती करते हैं ये बताते हैं आपको, और इसको खोलना कैसे या इसको कैसे हम स्ट्रक्चर को इस फॉर्म में लाएंगे कि आसानी से नेम दे सकें, वो भी हम सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको दोबारा से राइट करें, CH3 CH2 C। जैसे ही आप ये कार्बन देखेंगे जो ब्रैकेट से बाहर है, आप उसी तरह करें जैसे मैंने आपको समझाया हुआ है, यानी आप चारों वैलेंस जस्टिफाई कर लें। सपोज कर लीजिए कि आपके पास CH3 2 टाइम्स है। फिलहाल आप एक दफा तो लगाएं, जो गलती करते हैं बच्चे और आगे भी चलते जाते हैं, लेकिन यहीं पर ही आपको समझ में आ जाएगा कि सपोज कीजिए कि अगर ये कार्बन आपके पास है और इसकी वैलेंसी कुछ ऐसे है, ये 1 और ये आगे भी अगर जुड़ता है 2 और 3, तो कुल हो गए 5। वैलेंसी 5 हो जाएगी, आगे हम नहीं जा सकते, मतलब 4 वैलेंसी यहीं पर ही खत्म हो जाती है और आप आगे मूव नहीं कर सकते। हाँ, आप इन जगहों पर मूव कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल सिंपल सी बात समझनी है कि इस जगह को आप छोड़ दें और आप कहें कि इसको हमने आगे कंटिन्यू करने के लिए लगाना है। तो ये CH3 2 दफा क्या करेगा, ये यकीनन यहाँ पर आ जाएगा बतौर ब्रांच। तो ये आपके पास CH3 आगे चलते हैं तो दोबारा आप देख रहे हो कि आपके पास ऐसा कार्बन आ रहा है जो ब्रैकेट से बाहर है। हाइड्रोजन को आप छोड़ देंगे, इससे कोई ताल्लुक नहीं है आपका, बस ये वैलेंसी जस्टिफाई करने के लिए लगाया गया है। तो कार्बन आपके पास ये रहा और कार्बन के बाद 1 2 3 4 लगा देंगे। सपोज कीजिए आप हाइड्रोजन यहाँ पे लगा देते हैं तो आप आगे मजीद ट्रेवल नहीं कर सकते, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और वह जस्टिफाई हो गई है। तो बहरहाल इसे छोड़ दें, CH का H आप यहाँ लगा लें और बाकी CH2 CH3 यहाँ अगर लगा लेते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन फिर CH3 कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर। और ऐसा भी पॉसिबल है कि CH2 CH3 आप यहाँ पे लगा लें और CH3 यहाँ पर लगा लें। हर सूरत में कार्बन की वैलेंसी जस्टिफाई हो रही है। तो 2 अहम बातें आपने यहाँ पर सीखी हैं। एक ये कि कार्बन की वैलेंसी को आपने 4 से ज़्यादा नहीं होने देना और ना ही 4 से कम, बल्कि आपने उसको 4 पर रखना है। और दूसरे नंबर पर यह वाली बात कही गई है कि जो ब्रैकेट के बाहर कार्बन होगा उसकी वैलेंसी 4 जस्टिफाई करने की कोशिश करें। ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ले भाई, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। एक चीज याद रखें, हाइड्रोजन यहाँ से हटा लें, वो आप कार्बन के साथ लगाएं, क्योंकि ये भी आप गलती करते हैं कि हाइड्रोजन को ही ब्रांच मान लेते हैं जबकि वो कोई ब्रांच या कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। अब देखें जी, 1 2 3 थर्ड पर 2 आपके पास सब्स्टिट्यूएंट हैं, 1 2 3 थर्ड कार्बन पर एक सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है। तो रूल ये कहता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप उस साइड से गिनती देना शुरू करें जहां पर सब्स्टिट्यूएंट की तादाद ज्यादा है। तो देखें भाई, यहां पर है 2 और यहां पर है 1। तो आपने करना यह है कि गिनती देनी है 1 2 3 4 5 6, यानी मैंने आपके सामने ये वाली चेन सेलेक्ट की है। ये जो मैं स्क्वायर बना लेता हूं ऐसे घुमाकर, ये आपने एग्जाम में नहीं बनाना।
आपने जस्ट वहां पर काउंटिंग करनी है 1 2 3 4 5 6 तक, जहां तक भी हो। अब आप देखें कि सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं। तो एक सब्स्टिट्यूएंट ये रहा, इसका नाम है मिथाइल, इसका नाम भी है मिथाइल और इसका नाम भी है मिथाइल। अब आप इनको नेम देंगे। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, उस नंबर के हिसाब से इनका नाम लिखना होगा। मिसाल के तौर पर 3 नंबर कार्बन पर, फिर 3 नंबर कार्बन पर, और फिर 4 नंबर कार्बन पर, 3 पर, फिर 3 पर और फिर 4 पर। कितनी दफा? 3 दफा। ट्राई, 3 दफा क्या लगा है? मिथाइल। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 334 ट्राई मिथाइल। और आखिर में जब सब्स्टिट्यूएंट कंप्लीट कर लेंगे तो आपको पेरेंट नेम लिखना होगा। जैसा कि आपके पास 6 कार्बन की चेन है तो आप लिखेंगे हेक्सेन। तो आपने देखा ये इतना आसान सा नेम, यानी 334 तीसरे नंबर वाले कार्बन पर, तीसरे नंबर वाले कार्बन पर और चौथे नंबर वाले कार्बन पर 3 दफा मिथाइल लगा है 6 कार्बन की चेन में। तो ये आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। फ्रेज को थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे तो कोई चीज़ रह नहीं जाएगी, यानी कोई चीज़ आप यहाँ पे गौर करें तो कुछ नहीं रहा। तीसरे नंबर वाले कार्बन पर, तीसरे नंबर वाले कार्बन पर, चौथे नंबर वाले कार्बन पर 3 दफा मिथाइल लगा है। तो देखें बात पूरी हो गई। और 6 कार्बन की चेन है, इसलिए आपको हेक्सेन, हेक्स 6 कार्बन की चेन है और सिंगल सिंगल बॉन्ड है हर कार्बन के दरमियान, तो एन, तो हेक्सेन ये इसका नेम है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ये जी हमारे पास हमारी नेक्स्ट एग्जांपल। इस एग्जांपल में इसको पढ़ सकते हैं C6H5 थ्राइस CH। हम वही इसको खोलकर लिखेंगे ताकि नाम देना आसान हो। लेकिन इससे पहले आपको एक और नए सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताना है। नया सब्स्टिट्यूएंट कैसे है? देखें बेटे, बात यह है बेटा कि अगर आपके पास मीथेन था, एक H निकला मिथाइल, प्रोपेन था, एक H निकला प्रोपाइल। इसी तरह से अगर आपके पास एक कंपाउंड है दैट इज C6H6, अगर इसमें से एक H निकाल दिया तो ये बन जाएगा C6H5। और C6H5 को बोलते हैं, C6H6 को बोलते हैं बेंजीन। और जब इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाए, यानी अब 5 रह गए हैं, तो इसको बोलते हैं फिनाइल। यानी बेंजीन से आप बनाते हैं फिनाइल अगर एक हाइड्रोजन की कर देते हैं कमी। इसी चीज को आप यूं भी कह सकते हैं कि देखें ये आपके पास एक बेंजीन रिंग है और इसके हर कॉर्नर पर कार्बन और हाइड्रोजन है, यानी C भी 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है, C6H6। और अगर ऐसा हो जाए कि आपने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, सपोज कर लीजिए ये आपके पास वही बेंजीन रिंग है और इस वाले हिस्से से जहां पर आपके पास CH मौजूद था आपने एक H निकाला, तो फिर क्या रह गया? जस्ट C, और C आगे जुड़ सकता है। तो बेशक आप इसको ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लें या फिर ऐसे लिख लें, छोटी सी एक लाइन लगाकर, तो ये कहलाएगा फिनाइल। अब आपको एक और सब्स्टिट्यूएंट बताया दैट इज फिनाइल। अब यही यहां पर मौजूद है C6H5, लेकिन इससे पहले आप क्या कर सकते हैं? ब्रांच को या इस कंपाउंड को ओपन करें। आप इसको ऐसे भी नाम दे सकते हैं, लेकिन तब जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएं। बहरहाल आप शुरू में हैं, इसलिए आप कोशिश करें कुछ ऐसा, वही पुरानी बात, ब्रैकेट के बाहर वाले कार्बन को आपने ऐसे करके लिख लेना है। इस कार्बन के साथ एक H है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आगे कुछ नहीं है। इसके बाद पीछे देखें तो C6H5 कितनी दफ़ा है? 3 दफ़ा। तो आप 3 दफ़ा उसको यहाँ पर लिखें। कोशिश करें रिंग स्ट्रक्चर में लिख लें, तो इस तरह से भी आपको आसानी रहेगी। ये रहा आपके पास वो कंपाउंड जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया एज अ फिनाइल। इसी तरह बाकी 2 जगह पर भी लगाएं। इस तरह आपने C6H5 को 3 टाइम्स लिखा। अब आप वही करें जो आप पहले कहते थे, यानी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को यहाँ पर चूज करें। तो एक ही कार्बन की हमारे पास चेन है। अब आपने क्या करना है? बाकी सब्स्टिट्यूएंट को नेम देने हैं। या 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट है, तो आप लिखेंगे पहले नंबर वाले कार्बन पर, फिर पहले नंबर वाले कार्बन पर, फिर पहले नंबर वाले कार्बन पर क्या लगा हुआ है? 3 दफा, यानी ट्राई फिनाइल, यानी फिनाइल की मिकदार यहाँ पर 3 है। तो 1 1 1 ट्राई फिनाइल। और हमारे पास कितने कार्बन की चेन है? जस्ट 1 कार्बन को कहते हैं मेथ, और सिंगल बॉन्ड से अटैच हो तो एन। तो ये आपके पास मीथेन बन जाएगा आखिर में। कुछ बुक्स क्या करती हैं, वो 1 1 1 को नहीं लिखती। ये अंडरस्टूड है कि अगर कुछ मौजूद ना हो तो वहां पर 1 मौजूद होता है। तो यही आपके पास
ट्राइफिनाइल मीथेन के नाम से भी पुकारा जाएगा। यानी मीथेन का मतलब है ही एक कार्बन, और अगर ट्राइफिनाइल है तो उसका मतलब है उसी कार्बन के साथ तीनों फिनाइल अटैच होंगे। तो 111 से अगर स्टार्ट करते हैं तो ये कंप्लीट आयोपेक नेम है, अदरवाइज आप इसको ट्राइफिनाइल मीथेन भी बोल सकते हैं। तो ये थे वो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। अगर आप इनको इसी तरह से कर जाते हैं और सीख जाते हैं, आपको सेंस आ जाती है, तो आप बाकी सारे भी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको हल कर सकते हैं। आज मैंने आपको सिखाया कि अगर आपके पास क्या हो, स्ट्रक्चर दिए हुए हों, तो आप उनका आयोपेक नेम कैसे राइट करेंगे। जो कल की हमारी वीडियो होगी वो ज़रा उलट होगी, मुज्जाद होगी। उसमें ये होगा कि आपके पास आयोपेक नेम तो होंगे लेकिन स्ट्रक्चर नहीं होंगे, तो स्ट्रक्चर आपको आयोपेक नेम से बनाने होंगे। तो वो कैसे बनाएंगे वो फिर हम कल देखते हैं। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।